वन ऑफ माई फ्रेंड जिसको वजाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो क्या ये अर्ली एज में भी डिटेक्ट होता है? वो इन्फेक्शन अनट्रीटेड है, उनकी इम्यूनिटी कम है, मे बी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल की हिस्ट्री है, जिसकी वजह से इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो मतलब सर्वाइकल कैंसर में ये रिस्क देखा जा सकता है? एक हाथ देखिए रेयर केसेस में वो एक यंग एज में भी हो सकता है। क्या वजाइनल कैंसर आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है? वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके अंडे बनाने की क्षमता या आपके ट्यूब्स या आपके यूट्रस को अफेक्ट नहीं करेगा। ये ओल्डर फीमेल्स को होता है पोस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज, एंड क्योंकि ये 1 in 1 लाख है इसका इंसिडेंस। कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज महिलाएं पुरुषों से 10 कदम आगे हैं। इस रोजमर्रा की जिंदगी में महिलाएं हर किसी का ख्याल तो रख ले रही हैं, लेकिन खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं। और इसीलिए आज वुमेंस डे के इस खास मौके पर मैं उन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू लेकर आई हूं, जिसके बारे में कई बार वो बात भी नहीं करती हैं, कई बार उस चीज़ को इग्नोर भी कर देती हैं। और इसीलिए आज के इस खास मौके पर हमारे साथ डॉक्टर पूजा बब्बर मौजूद हैं, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, और आस्था दयाल हैं, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। वेलकम डॉक्टर, हम महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्विक्स कैंसर हो, लेकिन वजाइनल कैंसर के बारे में कोई बात नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्या वजाइनल कैंसर को लेके अवेयरनेस कम है? क्या मतलब ये वजाइनल कैंसर होता क्या है बेसिकली? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि फीमेल में काफ़ी प्रकार के कैंसर्स होते हैं, बट ब्रेस्ट के बारे में सब बात कर चुके हैं। सर्विक्स के बारे में भी इतनी अवेयरनेस है, यूट्राइन ओवेरियन मैलिग्नेंसी के बारे में भी लोगों को पता है, बट वजाइनल कैंसर इतना रेयर है कि इसके बारे में बात नहीं होती और इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है एक्चुअली क्योंकि इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत कम है एंड ये यूजुअली ओल्डर फीमेल्स को होता है पोस्ट 60 ईयर्स ऑफ एज, एंड क्योंकि ये 1 in 1 लाख है इसका इंसिडेंस, सो ये इतना रेयर है। एंड देखिए कैंसर का जो आप जैसे वजाइनल कैंसर है तो वजाइना आगे आ गया, इसका मतलब इट इज़ अ कैंसर ऑफ वजाइना। ओवरी कैंसर मतलब इट इज़ अ कैंसर ऑफ ओवरी। तो वजाइनल कैंसर का ये मतलब होता है ये कैंसर है जिसका ओरिजिन, जिसका उत्पन्न वजाइना में होता है, क्योंकि वजाइना के आसपास, क्योंकि वजाइना के ऊपर यूट्रस है, आगे ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, यानी कि हमारा जो मोशन का रास्ता। तो वजाइनल कैंसर्स आर प्रोन टू स्प्रेड, क्योंकि कोई भी कैंसर होता है वो इनिशियल स्टेजेस में उसी जगह पर सीमित होता है, जिसे हम स्टेज 1 कहते हैं, बट ग्रेजुअली कैंसर का एक नेचर होता है कि अपनी जगह से थोड़ा आगे बढ़ना और इधर उधर के टिश्यूज़ को इन्वेड करना। तो जैसे हम स्टेज 2 स्टेज 3 तक आते हैं तो ये एक ऐसा कैंसर है जो ऊपर जाकर यूट्रस में भी घुस सकता है, आगे जाकर ब्लैडर में भी जा सकता है, पीछे जाता है तो मोशन के रास्ते में भी जा सकता है। तो एक बेसिक कंप्लेंट जो फीमेल की होती है, जो अक्सर इग्नोर हो जाती है कि भाई स्टार्टिंग में क्या लक्षण है जिससे हम इसको पकड़ सके, तो वो है कि भाई वजाइना के आसपास मांस दिख रहा है, कोई नई ग्रोथ दिख रही है, कोई मांस है जो ब्लीडिंग कर रहा है, आपको यूरिन में तकलीफ हो रही है, उस रास्ते से आपको एबनॉर्मल सफ़ेद रंग का डिस्चार्ज आ रहा है। फिर आगे चलकर जब बीमारी फैलती है एडवांस स्टेजेस में तो यूरिन करने में दिक्कत होती है, बार बार यूरिन होता है, जलन होती है। अगर वो मोशन के रास्ते पहुंचता है तो मोशन में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है। तो इस तरह के लक्षण होते हैं, बट हाँ ये बात है क्योंकि ये रेयर है, इसके बारे में बात नहीं होती। तो कितने टाइप की होते हैं? मतलब अलग अलग टाइप, जैसे बहुत सारे कैंसर के अलग अलग टाइप होते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए वजाइनल कैंसर सबसे कॉमन जो है वो है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, जो मोस्टली आप ये मान लो कि 80 to 90% ऑफ फीमेल्स में यही प्रकार है, जो सेम प्रकार है जो सर्विक्स कैंसर में देखी जाती है। बाकी 10 से 20% जो होती है वो एडिनोकार्सिनोमा हो गया, या मेलेनोमा, एक स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक स्किन कैंसर होता है मेलेनोमा। आपको जान के हैरानी होगी कि मेलेनोमा वजाइना में भी हो सकता है। सो एक सार्कोमा करके बीमारी है जो लिंक्ड है इसी से। हाँ, सो ये भी एक प्रकार का वजाइनल कैंसर है। मतलब वही जो स्किन का कैंसर जो आपके यहाँ पर हाथ में हो रहा है, अगर वो वजाइना में हो जाए तो वो वजाइनल मेलेनोमा है। फिर लिम्फोमा एक तरह का लिम्फ नोड की बीमारी होती है,
या सार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा, छोटे छोटे बच्चों में होता है लियोमायोसार्कोमा, जो एक वजाइनल कैंसर है जिसके बारे में कोई जागरूकता नहीं है। वही एक्चुअली इसीलिए आज का मुद्दा इसीलिए उठा है। अभी डॉक्टर पूजा ने बताया कि ये कैंसर बहुत रेयर है, तो डॉक्टर आस्था मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वजाइनल कैंसर आपकी फर्टिलिटी को भी अफेक्ट करता है? देखिए, वेजाइनल जो ऑर्गन है, मतलब जब बच्चेदानी का जो मुंह है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, उसका कैंसर हम काफ़ी उसके बारे में बात करते हैं। उससे कनेक्शन जो बाहर की तरफ है वो वेजाइना से होता है। सो सर्विक्स और आउटसाइड के बीच का जो पार्ट है उसको वेजाइना कहा जाता है। तो फर्टिलिटी यूजुअली हम यूट्रस, ओवरी उनसे रिलेट करते हैं। तो वेजाइनल कैंसर स्क्वामस सेल कैंसर है, वो आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो आपके अंडे बनाने की क्षमता या आपके ट्यूब्स या आपके यूट्रस को अफेक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर किसी को वेजाइनल इन्फेक्शंस हैं या वेजाइनल कैंसर का बिगिनिंग है या इंटरकोर्स इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यूजुअली लाइक डॉक्टर पूजा सेड के वेजाइनल कैंसर्स बहुत ही रेयर हैं। अगर किसी को इंटरकोर्स के दौरान ब्लीडिंग होती है या कुछ डिस्चार्ज आता है और अगर वो ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाएंगे, हम उनको चेक करेंगे और हमें इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का मौका मिलेगा। जब हम इंटरनल चेक करते हैं उस समय हम पैप स्मीयर लेते हैं, तो हम वेजाइना को भी देखते हैं। तो उस एरिया में अगर हमको कोई ग्रोथ दिख रही है, कोई एबनॉर्मैलिटी दिख रही है, तो हम उसको भी बायोप्सी कर सकते हैं या हम एटलीस्ट उसको और आगे देख सकते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है और उसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पूजा, आपसे मेरा सवाल है कि अगर वजाइना के आसपास कोई पिंपल दिख जाए या यूं कहीं थाइस में भी कहीं आसपास, वजाइना के आसपास कोई पिंपल दिख जाता है, तो क्या ये कैंसर का एक लक्षण माना जा सकता है? आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भाई शुरुआत तो एक छोटी चीज़ से ही होती है। फिर कैंसर ऐसी चीज़ है कि जिसकी शुरुआत होती है बहुत कुछ 1-2 सेंटीमीटर के मास से, फिर वो बढ़ते बढ़ते 5-8 सेंटीमीटर, फिर वो फैलने लगता है। हाँ, सो जैसे आपने बोला, एक तो वजाइनल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जिसके बारे में डॉक्टर आस्था बेटर बता सकते हैं। बट एट द सेम टाइम जो आपने बोला कि अगर वजाइना के आसपास कोई ग्रोथ है, कोई पिंपल है, कुछ भी है, कोई दाना है, जिसे एक बेसिक लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए वो एक बेसिक पिंपल है कि भाई गर्मी की वजह से हो गया, बट वो वॉट्स हो सकते हैं। वॉट्स मतलब ये उस प्रकार के कैंसर उत्पन्न होने से पहले वाली एक स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं इन सीटू। इसका मतलब अभी कैंसर उत्पन्न होना शुरू हो गया है, बट वो पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और एक तरह की एक लेयर होती है उसके नीचे है। अगर इस लेयर को वो तोड़ देगा तो वो इन्वेज होकर कैंसर बन जाता है। तो अगर वो जो लीजन हमें आसपास दिखता है, हम उसे जेनाइटल वॉट्स कहते हैं, और एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एक वायरस है, हाँ, मैं इसी पे आ रही थी जी, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। और ये पहले अपने आप को इसी तरीके के लीजन्स के प्रकार पे दिखाएगा कि भाई मैं आ गया हूँ, मैंने इन्फेक्शन शुरू कर दिया है, तो छोटे मोटे दाने आएंगे। हम उसको इग्नोर कर देंगे तो आगे जाके वो कैंसर में उत्पन्न हो जाते हैं। डॉक्टर आस्था, मेरा आपसे सवाल है कि पिंपल, देखिए वजाइना सीजन चेंज होता है, वजाइना के अंदर भी पिंपल्स हो जाते हैं, उसके आसपास भी पिंपल होते हैं, लेकिन ये कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये एक नॉर्मल वजाइना पिंपल है या फिर ये कैंसेरियस पिंपल है? देखिए, बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं, मैं उतने ज़्यादा कैंसर केसेस नहीं देखती हूँ जितना डॉक्टर पूजा देखते हैं, तो मैं ज़्यादा बेनाइन दानों को देखती हूँ। तो उसमें किसी ने वहाँ वैक्सिंग कराया तो हेयर फॉलिकल में पिंपल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वो आपको पता है कि हाँ आपने वहाँ कुछ ग्रूमिंग किया है इसलिए हुआ है, और वो आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ठीक हो जाता है। और वो स्किन के ऊपर पिंपल है, जैसे आपको किसी भी बाल तोड़ हो गया उस तरह का पिंपल होता है। दूसरे तरह के जो ग्रोथ्स होते हैं वो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर पूजा ने बोला वॉट्स इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसमें वो छोटे छोटे ग्रोथ्स होंगे जो मल्टीपल भी हो सकते हैं, एक जगह में भी हो सकते हैं। कई बार अगर वो वॉट है तो आपको वहाँ पे इचिंग होती है, इरिटेशन होती है। अब जनरली हमारे पास दिखाने आते तो हमको देख के समझ आ जाता है कि ये वॉट है, और वो अपने आप कई बार ठीक नहीं हो रहा होता जी। लेकिन अगर कोई महिला और भी कुछ इस तरह के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि मोलास्कम कंटेजियोसम और छोटे छोटे वॉट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली किसी को ऐसा ग्रोथ होता है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं और हम इवैल्यूएट करते हैं। लेकिन जो खतरनाक वाले पिंपल्स होंगे वो एक तो एज रिलेटेड होंगे। अगर आपको
40-50 साल के बाद कोई ऐसा ग्रोथ दिख रहा है, देन यू मस्ट चेक विद योर डॉक्टर, दैट कुड बी कैंसरस। अगर वो ग्रोथ अपने आप से, अगर पिंपल होगा, वो इन्फेक्शन है, वो बैठ जाएगा। अगर वो कम नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूसली है या वो बढ़ रहा है या आपको उस एरिया में कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। अब जैसे डॉक्टर पूजा ने मेलेनोमा की बात की, मेलेनोमा तिल में आता है। अगर आपको किसी भी तिल में कुछ ग्रोथ दिख रही है, अगर वेजाइनल एरिया में भी कोई तिल है और उसमें वो ग्रो कर रहा है या उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो ब्लीड कर रहा है, तो आपको उसको चेक कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पूजा, अभी आपने कहा कि एक सर्टेन एज में होता है, लाइक 60s या 50s में, लेकिन वन ऑफ माय फ्रेंड जिसको वजाइनल कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो क्या ये अर्ली एज में भी डिटेक्ट होता है? देखिए, वैसे ये बहुत रेयर कैंसर है, इसके इंसिडेंसेस ही बहुत कम है ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड, बट मोस्ट कॉमन एज ग्रुप जिसके बाद हमने केसेस देखे हुए हैं वजाइनल कैंसर के, वो बियॉन्ड 60 है जी। बट आपने सही बोला है कि एक हाथ देखिए रेयर केसेस में वो एक यंग एज में भी हो सकता है, एंड मे बी उसका कारण ये हो सकता है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से इन्फेक्शन है, बट वो इन्फेक्शन अनट्रीटेड है, उनकी इम्यूनिटी कम है, मे बी स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल की हिस्ट्री है, जिसकी वजह से इंसान की इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो वो इन्फेक्शन टाइम से क्लियर नहीं हुआ है। और ये इन्फेक्शन अगर लंबा टाइम तक रहता है शरीर में, तो ही इस प्रकार का कैंसर होता है। तो डॉक्टर आस्था, अगर आपको वजाइनल कैंसर है तो क्या इससे कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है? देखिए, वेजाइनल कैंसर अगर किसी को डिटेक्ट होता है तो इस पे डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेज पे डिटेक्ट हुआ है, वो किस पोजीशन में था। कुछ कैंसर है जो नीचे की तरफ होते हैं, उनको हम लोकल सर्जरी करके रिमूव कर सकते हैं। कुछ कैंसर्स होंगे जो ऊपर की तरफ होंगे, अगर वो फैले हुए हैं तो उनके ट्रीटमेंट में यूट्रस को आपको निकालना पड़ जाएगा, तो फिर फर्टिलिटी पे इफेक्ट होगा। अगर नीचे का कैंसर है जो अर्ली स्टेज में जाना गया है और हमने उस एरिया को रिमूव कर दिया है, तो आगे चल के प्रेगनेंसी हो सकती है। लेकिन कैंसर की ट्रीटमेंट कई बार सर्जरी पे ख़त्म नहीं होती, हमें कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, जिससे एग्स की जो एग काउंट कम हो जाता है। लेकिन आजकल हमारे पास और भी तरीके हैं, IVF का तरीका है, तो हम कई बार कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से पहले हम एग्स प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि आगे चल के उनकी फर्टिलिटी बनी रहे। तो कई बार क्या ऐसा भी हो सकता है कि कंसीव कर लिया है, बाद में डिटेक्ट हुआ है, तो क्या मिसकैरेज के चांस बढ़ जाते हैं? देखिए, वैसे तो बहुत ही रेयर होता है कि क्योंकि एज ग्रुप ऑफ वेजाइनल कैंसर इज़ नॉट द प्रेगनेंसी वाला एज ग्रुप। सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कैन, एंड आई हैव सीन केसेस इन प्रेगनेंसी, बट तो मतलब सर्वाइकल कैंसर में ये रिस्क देखा जा सकता है? हो सकता है, एंड हमें माँ की जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस स्टेज में सर्वाइकल कैंसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें कैंसर ट्रीटमेंट भी प्रेगनेंसी में कई बार स्टार्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमको अर्ली डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है, या हम कई बार बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी है और सर्वाइकल कैंसर है तो हम पेशेंट को ही एडवाइस करते हैं कि आप प्रेगनेंसी के बारे में अभी ना सोचें, पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचें और उसको पहले ट्रीट करें। डॉक्टर पूजा, HPV वैक्सीन आपको इससे बचा सकता है? मतलब देखिए, HPV वैक्सीन, हमारे पास कैंसर के अगेंस्ट सिर्फ एक ही वैक्सीन है और वो HPV है। और बहुत अच्छी बात है कि इसके बारे में इतनी अवेयरनेस हो रही है। डॉक्टर, वजाइनल कैंसर के कुछ अर्ली साइंस हैं, मतलब जहाँ पे समझा जा सके कि ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हो सकता है ये कैंसर के लक्षण हो? देखिए, जैसे डॉक्टर आस्था ने आपको पहले बताया कि कितनी फीमेल्स आती है, वो कहती है इचिंग हो रही है, तो अगर वजाइनल एरिया में इचिंग है, वाइट डिस्चार्ज है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग हो रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रही है, ड्यूरिंग ब्लीडिंग हो रही है, और अगर आपको कोई मांस दिख रहा है नीचे की जगह, जो आपको ऐसा लग रहा है बाहर तक आ रहा है, जो आपको बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि वजाइनल एरिया उसी तरह का एरिया है कि अगर उसमें कोई ग्रोथ है तो आपको दिख सकती है। प्लस इसमें जो आगे के जो लक्षण है, जब बीमारी थोड़ी फैल जाती है तो उसमें, क्योंकि आसपास की जगहों पर बीमारी फैल रही है, तो यूरिन करने में दिक्कत होना, बर्निंग मिक्चुरेशन होना, बार बार यूरिन कर रहे हो, इन्फेक्शन होना, फिर मोशन में दिक्कत होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ब्लड जा रहा है मोशन के रास्ते, यूरिन के रास्ते, तो ये सारे लक्षण लेटर ऑन होते हैं। बट जैसे आपने बोला कि भाई बेसिक है, भाई जगह को अगर आपको कुछ दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाइए, चेक कराइए, क्योंकि इसको आप लाइटली नहीं ले सकते। तो डॉक्टर आस्था,
जिनको भी वजाइनल कैंसर डिटेक्ट होता है और या फिर वो ठीक भी हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि वो स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि अर्ली स्टेज है तो हम लोग क्योर कर लेते हैं, तो क्या बेबी पर इसका अफेक्ट पड़ता है? क्या फ्यूचर में कोई दिक्कत आती हो बेबी? जनरली अगर किसी का अर्ली स्टेज वेजाइनल कैंसर है और वो पूरा ट्रीट हो चुका है, उसके बाद जब उनका कीमो रेडिएशन जब चल रहा होता है तो हम उनको बताया जाता है कि 6 महीने साल तक वो प्लान नहीं करें। उसके बाद जब वो प्लान करते हैं तो यूजुअली यूट्रस और अपने यूट्रस और सर्विक्स अगर हमने नहीं ऑपरेट किया है और वो अपने जगह पे ही है तो जनरली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। बट हाँ, अगर उस एरिया में सर्जरी हुई है तो शायद उनको इंटरकोर्स होने में मुश्किल हो या प्रेगनेंसी होने के लिए हमें कोई प्रोसीजर करना पड़े। जैसे हम एक प्रोसीजर करते हैं IUI, जिसमें हम हस्बैंड का सीमेन लेके यूट्रस में डाल देते हैं, या IVF भी अवेलेबल है। अगर उसके बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है, यूजुअली प्रेगनेंसी में क्योंकि ये हार्मोनल कैंसर नहीं था तो एज सच रिस्क नहीं बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में। जैसे कि प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फिर से बढ़ सकता है अगर वो हार्मोनल है तो उस तरह के रिस्क नहीं होंगे। प्रेगनेंसी भी ठीक ठाक निकल जाती है, बट नॉर्मल डिलीवरी कई बार मुश्किल हो जाती है बिकॉज वेजाइना के रास्ते से ही बच्चे ने बाहर आना है और वहीं पे अगर ऑपरेशन हुआ है, स्कारिंग हुआ है, तो उस केस में कई बार हमको सिजेरियन सेक्शन का डिसीजन लेना पड़ता है। डॉक्टर पूजा, ओवेरियन और वजाइनल कैंसर में क्या डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एक तो ओवरी कैंसर ज़्यादा कॉमन है, वजाइनल रेयर है। ओवरी कैंसर मोस्टली 2/3 ऑफ फीमेल्स में 70 से 80% महिलाओं में स्टेज 3 एंड 4 में ही पाया जाता है। और जैसे वजाइनल कैंसर आपको स्टेज 1 में भी दिखेगा, 2 में भी दिख सकता है, प्लस इसके जो लक्षण है वो भी अलग है, क्योंकि बट दोनों में एक बात कॉमन है कि दोनों ही 50-60 साल के बाद ही दिखते हैं। अच्छा, ओवेरियन कैंसर? ओवेरियन भी और वो भी, बट ओवेरियन कैंसर के कुछ प्रकार है, जैसे कि जर्म सेल ट्यूमर हो गया, वो एक यंग एज ग्रुप में दिखता है। बट जो एक प्रॉपर ओवेरियन कैंसर ट्यूमर है वो ज़्यादातर 50 पोस्ट 50s ही दिखता है। अब उसके जो लक्षण होते हैं ओवरी कैंसर के, वो पता ही नहीं चलते फीमेल को। 50 इयर्स के बाद एज हो गई है, थोड़ी सी गैस बन रही है, ब्लोटिंग हो रही है, पेट फूला हुआ लग रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, तो सबको यही लगता है कि भाई गैस्ट्राइटिस है, गैस बन गई है, हाजमा खराब है। बट एक्चुअली वो सिम्टम्स है ओवरी कैंसर के जो इग्नोर होते हैं। तो कैसे पता चलेगा, मतलब आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस चीज को? क्योंकि वो तो नॉर्मल गैस प्रॉब्लम हो गई कि भैया खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा खा लिया जो गैस बन रही है, और वो ओवेरियन कैंसर के सिम्टम्स है, ये कैसे डिफरेंशिएट करे कॉमन मैन? इसीलिए हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स की बात करते हैं। जब हम बोलते हैं कि आप अपना 40 इयर्स के बाद रेगुलर हेल्थ चेक कराइए, तो लोग समझते हैं कि हमने अपना ब्लड सैंपल दिया, फ्लेबो को बुला के घर पे हमने अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप कर दिया। फुल बॉडी चेकअप सिर्फ ब्लड टेस्ट ही नहीं होता है, अल्ट्रासाउंड भी फुल बॉडी चेकअप है। अच्छा। ओवेरियन कैंसर का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होता, बट अल्ट्रासाउंड पे आप ओवरी की सिस्ट देखते हैं, आपको डाउटफुल लगता है तो आप उसी वक्त उसको ट्रीट कर सकते हैं। या एक ब्लड टेस्ट होता है CA-125, उससे भी हमें काफ़ी बार ओवेरियन कैंसर्स के बारे में पता चलता है। तो हम अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी होगी और सिर्फ एक ओवरी निकाल के भी काम चल जाएगा। अच्छा। बट अगर एडवांस स्टेज है तो जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया स्टेज 3 है तो पूरा फैल चुका है, फिर सब कुछ, दोनों ओवरीज, यूट्रस, ओमेंटम, सब कुछ का सर्जरी हमको करना पड़ेगा। तो जैसे कि ये बोला जा रहा है कि ओवेरियन कैंसर 50s में देखा जाता है, उससे पहले नहीं होता है, मतलब प्रेगनेंसी वगैरह की अगर बात की जाए तो प्रेगनेंसी अगर किसी को अर्ली डिटेक्ट हुआ है तो प्रेगनेंसी हार्म हो सकती है इससे? सो ओवेरियन कैंसर यूजुअली ओल्डर एज में आता है, लेकिन कुछ तरह के, जैसे डॉक्टर पूजा ने बताया, कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो यंगर एज में भी आते हैं, या कुछ बॉर्डरलाइन ओवेरियन कैंसर्स होते हैं जो यंगर एज में भी होते हैं। पर अगर हम कंप्लीट सर्जरी करते हैं और उसको पूरा ट्रीट कर लेते हैं, उसके बाद हाँ, उस ओवरी से अगर ओवरी निकल जाती है तो उस तरफ से तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। बट अगर दूसरी ओवरी इंटैक्ट है तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। नहीं तो आजकल डोनर एग का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर दोनों ओवरीज का लॉस हो गया है तो हम डोनर एग से प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो ओवेरियन कैंसर जिनको भी डिटेक्ट होता है तो क्या वो सेक्सुअली एक्टिव रह सकते हैं? हाँ, यूजुअली ओवेरियन कैंसर का ट्रीटमेंट जब सर्जरी हम करते हैं तो या तो ओवरी का रिमूवल होता है, साथ में यूट्रस का भी रिमूवल हो सकता है, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी पे सर्जरी से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ऑफ कोर्स रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से फ़र्क पड़ता है, जो आई थिंक डॉक्टर पूजा को ज़्यादा
उस तरह के पेशेंट्स उनके पास ज़्यादा आते हैं जिनको रेडिएशन की वजह से वेजाइनल एट्रोफी हो जाती है, बहुत थिनिंग हो जाती है, तो पेनफुल इंटरकोर्स होता है फिर। तो पेल्विक पेन भी एक वन ऑफ द रीजन है वेजाइनल कैंसर का? देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसकी स्टेज पे डिपेंड होता है। तो जैसे बाकी कैंसर होते हैं वैसे ही वजाइना कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 मतलब अर्ली स्टेज, इसका मतलब कैंसर सिर्फ वजाइना तक है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हम एक लोकल ऑपरेशन कर सकते हैं जिसे हम वल्वो वेजिनेक्टमी कहते हैं। प्लस जो कैंसर होता है वो आसपास के जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ पे भी फैलता है, तो हम साथ में लिम्फ नोड डिसेक्शन कर सकते हैं। मतलब ऑपरेट कर दिया है, अब आप ठीक हो गए हो। कमिंग टू स्टेज 2 एंड स्टेज 3 का मतलब कैंसर आसपास की ऑर्गन्स में, आसपास के टिश्यूज में फैल रहा है, जो पैरावजाइनल टिश्यू या पेल्विक वॉल्स है। जब वो आसपास जाएगा तो आपकी जो सर्जरी है वो और ज़्यादा इन्वेजिव हो जाती है। उसमें यूट्रस भी निकलता है, ओवरीज भी निकलती है, वजाइना भी निकलता है, लिम्फ नोड भी निकलते हैं। बट मोस्टली जैसे ही आपकी स्टेज बढ़ती है सिर्फ सर्जरी से आप क्योर नहीं हो सकते। अच्छा। आपको कीमो रेडिएशन की सहायता लेनी होती है। तो यूजुअली स्टेज 3 में, एडवांस स्टेजेस में सर्जरी के अलावा या सर्जरी को आप भूल जाइए, हम कीमो रेडिएशन एक इलाज है जो 5 से 6 हफ्ते तक चलता है और जिसमें हम कीमोथेरेपी हफ्ते में 1 बार देते हैं और साथ में डेली रेडिएशन लगती है। ये एक बहुत ही अच्छा इलाज है। इससे आपका जो वजाइना और वो वाला एरिया है वो ऑपरेट नहीं होता, तो आपका एक वो जगह बच जाती है, आपका एक कॉस्मेसिस बच जाता है और साथ में अच्छा क्योर भी होता है। एंड जब स्टेज 4 है तो इसका मतलब बीमारी फैल गई है, चुकी है। हाँ, तो जब बीमारी फैल जाती है तो एक ही इलाज होता है कीमोथेरेपी, जो आजकल आधुनिक इलाज है, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसे इलाज हम ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे वजाइनल कैंसर अगर डिटेक्ट होता है तो क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, मतलब उसका इलाज उस टाइम पे किया जा सकता है? सर्जरी उस टाइम पे की जा सकती है अगर वो लोअर एरिया में है और सिर्फ आपको वेजाइनल एरिया की सर्जरी करनी है। लेकिन अगर अपर पार्ट में है जहाँ पे यूट्रस को ऑपरेट करने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसकी जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, हमारे लिए माँ की जान ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चा तो अभी दुनिया में आया भी नहीं है। तो अगर लाइफ सेविंग है तो फिर यूट्रस भी निकालना पड़ सकता है। लेकिन अगर लोअर पार्ट में है और प्रेगनेंसी 2nd ट्राइमेस्टर में है तो आप लोकल एरिया की सर्जरी कर सकते हैं। बट कीमो रेडिएशन हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते, उससे प्रेगनेंसी हार्म हो जाएगी। तो वो डिसीजन हमको कि हमें किसको सैक्रिफाइस करना है और क्या ज़रूरी है, वो रिस्क एंड बेनिफिट देखते हुए हमें डिसाइड करना पड़ता है। प्रिवेंशन मेजर्स की बात करें तो क्या क्या प्रिवेंशन मेजर्स जो है लेने चाहिए? तो देखिए, प्रिवेंशन जैसे हमने बात किया कि ये HPV रिलेटेड कैंसर है, तो HPV इज़ अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और HPV के अगेंस्ट वैक्सीन है। HPV के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप्स होते हैं जो वॉर्ट्स कॉज करते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं। जो हमारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो वॉर्ट्स को भी ट्रीट करती हैं और जो 85% ऑफ द कैंसर्स जो सर्वाइकल कैंसर कॉज करते हैं और वेजाइनल कैंसर कॉज करते हैं उसको भी ट्रीट करती हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में अभी जागरूकता थोड़ी कम है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के लिए। जो सही उम्र है वो है 9 साल से लेकर 14 साल। बट मेरे पास जो 20-30 साल की लड़कियां आती हैं उन्होंने भी वैक्सीन के बारे में सुना नहीं होता है। तो जब आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तब अगर आप वैक्सीन लगवाएं तो आपके लिए वो 100% प्रोटेक्टिव होगी। एक बार आप ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव हैं तो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगी। दूसरा, आप अगर बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या आजकल यंग एज ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी हो गई है तो उससे भी आपका एक्सपोजर टू इन्फेक्शन ज़्यादा है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि अगर आप स्मोक करते हैं या आपको कोई डायबिटीज़ है या कोई ऐसी बीमारियां हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है या रिपीटेड इन्फेक्शंस होती हैं, तो आपकी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पाती है और परसिस्टेंट HPV कुछ सालों बाद कैंसरस बन जाता है। तो हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करें, उससे ट्रांसमिशन ऑफ HPV कम हो जाएगा। नंबर ऑफ़ पार्टनर्स को लिमिट करें। पहले ज़माने में बहुत सारे प्रेगनेंसीज़ होते थे, लोग बहुत यंग एज से प्रेगनेंसी शुरू कर देते थे, उनके बहुत सारे बच्चे होते थे और इस वजह से भी सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते थे। जो
आजकल हम देख रहे हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ज़्यादा हो जाता तो है। HPV वैक्सीन किसी भी एज में जाके अभी भी लगवाया जा सकता है? HPV वैक्सीन आप 45 इयर्स तक ले सकते हैं। अच्छा। और अगर आप HPV वैक्सीन नहीं भी लेते हैं तो जैसे हम पैप्समियर टेस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए बोलते हैं, अगर आप एनुअल हेल्थ चेक के लिए अपने डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका अगर पैप्समियर भी ले रहे होंगे तो वो वेजाइना को देख ही लेंगे, तो उनको कुछ भी डाउट होगा तो वो लेजन जल्दी पकड़ में आ जाएगी। तो अपना एनुअल हेल्थ चेक करा के अपने गायनी एग्जामिनेशन से भी आप इसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर पूजा, जिनको कैंसर डिटेक्ट होता है, चाहे अब वो मेरे ख्याल से हर कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर की बात हो गई या सर्विक्स कैंसर की बात हो गई या वजाइनल कैंसर की बात हो गई, तो क्या हर कैंसर के लिए अलग अलग डाइट भी रहती है? देखिए, कैंसर एक तो डाइट ये है कि भाई कैंसर प्रिवेंटिव डाइट, कि ऐसी डाइट बताओ भाई जिससे कैंसर ना हो। तो उस तरह की डाइट को हम मेडिटेरियन डाइट कहते हैं। मतलब ये वो डाइट होती है विच इज़ रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपके डीएनए को रिपेयर करते हैं, आपके डीएनए को बचाते हैं। और कैंसर कब होता है? जब आपका डीएनए रप्चर हो जाता है, जब आपका डीएनए टूट जाता है। तो इस तरह की डाइट डेफिनेटली एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज एंटी कैंसर। काफ़ी एंटी कैंसर फूड भी है, जैसे कि ग्रीन टी हो गया या आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, गार्लिक हो गया, टर्मरिक हो गया, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। सो दे ऑल आर एंटी कैंसर, ये एक्चुअली कैंसर से बचाते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ और मॉडिफिकेशन लाइफस्टाइल में करनी चाहिए, जैसे 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, काफ़ी हाइड्रेटेड रहना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना आप पानी पीते हैं उतना आपके शरीर से टॉक्सिन फ्लश होते हैं। और यही टॉक्सिन अगर बॉडी में ज़्यादा टाइम तक रहे तो ये डीएनए में कुछ चेंजेस करते हैं, तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, स्पेशली कीमोथेरेपी के दौरान, तब भी डाइट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और डाइट का रोल ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट एक ही है कि कैसे आपको साइड इफेक्ट से बचाया जा सके। जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी आपकी नॉर्मल सेल्स कैंसर के ड्रग से लड़ेगी, और जितनी आपकी नॉर्मल सेल्स प्रोटेक्टेड रहेगी, जितनी आपकी नॉर्मल सेल्स बचेगी, उतने आपके साइड इफेक्ट कम होंगे। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी हम बहुत फोकस रखते हैं डाइट में कि आपकी वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रोटीन का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हीलिंग में हेल्प करती है, रिपेयर में हेल्प करती है। प्लस आपको हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि जो भी आप ड्रग दे रहे हो उसको आपको बाद में फ्लश आउट भी करना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि कीमोथेरेपी के दौरान क्या होता है कि जैसे कभी कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे मुंह में छाले हो रहे हैं, उल्टी जैसा लग रहा है, मुंह का स्वाद बिगड़ गया है, भूख नहीं लग रही, कभी कभी पेट में कुछ तकलीफ हो जाती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कभी लूज मोशन है, तो इसकी वजह से खान पान की इच्छा बहुत कम हो जाती है। तो आपको फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। हम हमेशा पेशेंट को कहते हैं कि भाई कीमोथेरेपी के दौरान आप छोटे छोटे मील्स लीजिए, जिससे आपकी भूख मेंटेन रहे, आपका एक डाइट ओवर ईटिंग ना हो जी, और प्लस आपकी कैलोरी इंटेक भी पूरी हो जाए। एंड आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप प्रोटीन का कोई सोर्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, चाहे वो योगर्ट हो गया, कर्ड बेस्ड कोई स्मूदी बना ली, या कोई प्रोटीन शेक ले लिया, या कुछ ना कुछ आप बीच में कोई स्नैकिंग कर ली कि आपने ड्राई फ्रूट्स ले लिए। तो पोर्शन साइज कम रखिए, बट उसको कैलोरी रिच बनाइए। जैसे एक जगह अगर दाल चावल है तो वो पूरे प्लेट में फैली हुई है, वो देखने में ज़्यादा लग रही है, वर्सेस अगर आप एक पीनट बटर का टोस्ट ले लोगे तो वो है छोटा बट वो है कैलोरी डेंस। तो इसमें हमें कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। प्लस हमें खाने को एडिबल बनाना है, क्योंकि वैसे ही टेस्ट में इतनी दिक्कत होती है, तो खाने को थोड़ा सा आप स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि भाई कीमो के दौरान आपने सिर्फ ब्लैंड खाना खाना है। आप हर तरीके का खाना खा सकते हैं, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली नहीं खाना, क्योंकि उससे मुंह के पोर्शन पे कंट्रोल करना है। बिल्कुल बिल्कुल, पोर्शन कंट्रोल करना है ताकि आपकी कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। Dr. Aastha, to keep your vagina healthy, what should we eat for women special? A lot of times I see a lot of patients with an infection which is a fungal infection. तो इंडिया में हम सबको थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, एशियंस में कॉमन होता है, और सबके घर में कोई ना कोई डायबिटिक होता है, तो हम उस चीज़ को इनहेरिट कर लेते हैं। और हम सबको मीठा खाने का भी बहुत शौक होता है।
तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमको लिमिट करना चाहिए। तो जैसे मीठी चीज़ें, मैदे वाली चीज़ें, बिस्किट्स, ब्रेड्स, बेकरी आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, नान, नूडल्स एंड ऑल, सो इन सब से आपके ब्लड शुगर फिर भी नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन आपके बॉडी फ्लूइड्स में शुगर ज़्यादा होता है, जो कि गुड मीडियम बन जाता है फंगल इन्फेक्शंस के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए। तो उस चीज़ को लिमिट करिए। खाने में जो, जैसे डॉक्टर पूजा ने बोला, हेल्दी डाइट सबको पता है कि रंग बिरंगे फल और सब्जियां खाइए और होल व्हीट ग्रेन्स खाइए, मीठा एंड ऑयली कम खाइए। उसी तरह का ही डाइट अच्छा होता है। क्लेanलीनेस मेंटेन करिए, वहाँ पे पसीना नहीं आना चाहिए ज़्यादा। अगर आप ओबीज़ होते हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, तो अपना वेट अच्छे से मेंटेन करिए एंड हमेशा प्रोटेक्शन यूज़ करिए, क्योंकि इन्फेक्शन वहाँ से इंट्रोड्यूस होती है। बट डाइट में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स में लिमिट करने को बोलती हूँ। इसको यहीं पे साइन आउट करने से पहले मैं चाहूँगी कि विमेंस डे स्पेशल है, तो आप अपनी तरफ से महिलाओं को क्या वो इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हैं जिसको महिलाएं अक्सर इग्नोर कर देती हैं, जिसे नहीं करना चाहिए? What should we? सो मुझे ये लगता है कि महिलाएं हमेशा दूसरों के, अपने परिवार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं, अपने आप को पीछे रखती हैं, बट उनकी हेल्थ की वजह से ही पूरे परिवार की हेल्थ बनी रहती है जी। तो उन्हें ज़रूरी है कि अपने हेल्थ को ध्यान दें, अपने रेगुलर हेल्थ चेक्स कराएं, अपने तभी वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन टाइम से करा पाएंगी। अगर वो खुद अवेयर नहीं होंगी तो वो खुद मतलब जब तक वो अपने आप को नहीं ऊपर रखेंगी तो बाकी घर अपने आप से नहीं हेल्दी रह पाएगा। सो आई थिंक द मेन थिंग इज़ टू रेगुलरली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली। जैसे एरोप्लेन में बोलते हैं कि पहले अपना मास्क लगाओ फिर दूसरों की हेल्प करो, वैसे करना चाहिए। डॉक्टर पूजा, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक दिन नहीं होना चाहिए जिसमें हम वुमेन की बात करें हाँ, और कोई एक वुमेन डे नहीं होना चाहिए। हमारे लिए हर दिन वुमेन डे है और हर फीमेल को अपनी हेल्थ का चार्ज खुद लेना चाहिए और उसको सेलिब्रेट हर दिन करना चाहिए। और वो शुरुआत होती है अगर हर एक फीमेल ये सोच ले कि भाई मेरी हेल्थ का चार्ज और मेरी हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ मैं खुद देखूंगी, तभी चेंज आएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कोई और करेगा और वो कोई और नहीं कर सकता, वो हम ही कर सकते हैं। अगर हम स्वस्थ है तो फिर बाकी भी स्वस्थ है। थैंक यू डॉक्टर पूजा एंड थैंक यू डॉक्टर आस्था, जो आपने आकर उस टॉपिक पर बात हमें मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है जिस पर कई महिलाएं बात नहीं करती हैं या फिर कई महिलाओं को पता ही नहीं है इसके बारे में। मेरे ख्याल से महिलाओं की सेहत पर बात करने के लिए कोई एक दिन नहीं होना चाहिए, हर दिन महिलाओं का होना चाहिए। और बहुत ही ज़रूरी है कि महिलाओं को अपनी हेल्थ पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना वो अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स या हर किसी पर देती हैं। मेरे को लगता है कि विमेन हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स के दिए हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे और इसके बाद मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।